Hello students, today we will discuss about the concept of the vapor pressure and Raoult's law. Vapor pressure जैसे कि आप जानते हैं vapor pressure होता है pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid. मैं इसको explain करने की कोशिश करता हूँ. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है. इस क्लोज कंटेनर में मान लीजिए हमने टेम्परेचर T ले लिया है और वाटर इसमें हमने फिल किया है. देखिए वाटर हमने फिल कर लिया इसमें. ये वाटर लिक्विड स्टेट में है और इधर वाटर ऊपर वेपर स्टेट में है. तो टेम्परेचर T पे क्या होता है, जितना लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होगा उतना ही वापस जो वेपर स्टेट है वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी. So there is a equilibrium between the liquid state and the vapor state. So at this equilibrium वेपर प्रेशर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये वेपर पार्टिकल्स हैं लिक्विड के. अब वाटर हो सकता है, कोई और पार्टिकल भी हो सकते हैं इसमें. लिक्विड वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, उसकी वेपर्स भी हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है. अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम का मीनिंग आप जानते हैं, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो, एक जैसा हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं. अब हम कैसे डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, आप देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड when both are in equilibrium with each other. EQM लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, with equilibrium with each other at a particular temperature is called vapor pressure. जब वेपर्स और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वेपर्स एक्सर्ट करेंगे सरफेस ऑफ लिक्विड पे, तो उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे हम. और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर के हिसाब से आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इवेपोरेट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे. इसके अलावा टाइप ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है. जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं उसमें वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो liquids which have very weak intermolecular forces of attraction have higher vapor pressure. अब देखिए हम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. चेंज क्या किया हमने वही कंटेनर रखा सेम. आप देखिए सेम कंटेनर है, वही सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड हमने रखा है. यहाँ पे लिक्विड है, ये मैं इसको L लिख देता हूं, लिक्विड L. अब इसमें हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया. मान लीजिए हमने इसमें सोडियम क्लोराइड ही डाल दिया, नमक, जिसको हम टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं. सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, विच कैन नॉट बी इवेपोरेटेड, जिसको इवेपोरेट आप नहीं कर सकते, वो नॉन वोलेटाइल हो गया. और टेम्परेचर कितना रखा, वही सेम T. जितना उस कंटेनर में टेम्परेचर था उतना ही इस कंटेनर में भी टेम्परेचर है. T टेम्परेचर हमारे पास है. तो इसमें भी, इस स्टेट पे भी क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे, कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे. अब आप बताइए मेरे को कि जो वेपर्स के पार्टिकल्स बनेंगे वो कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे. जो नंबर ऑफ वेपर्स पार्टिकल्स बनेंगे वो ज्यादा होंगे या कम बनेंगे. आई होप यू कैन ट्रेस दिस वेपर्स पार्टिकल्स. ज्यादा बड़े मैं नहीं बना रहा हूं. तो वेपर पार्टिकल्स की संख्या कम होगी इसमें. क्यों कम होगी, द नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स विल बी लेस because some of the surface is occupied by the particles of non-volatile solute. अब आपको पता है कि इवेपोरेशन होती है सरफेस से. अब इवेपोरेशन क्योंकि सरफेस से हो रही है, तो इट मीन्स क्योंकि कुछ सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने, तो इट मीन्स इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. इवेपोरेशन कम होगी क्योंकि सरफेस एरिया कम अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए. तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी. सो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस. देखो लिखा हुआ है, तो आपको
ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को आगे समझने के लिए ये वाली जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बहुत सिंपल सी है वेपर प्रेशर की और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, as some of the surface area is occupied by the particles of non-volatile solute, so vapor pressure decreases और lowering of vapor pressure takes place। vapor pressure decrease हो गया और lowering of vapor pressure हो गया। मान लीजिए पहले vapor pressure था 1 atm 1 एटमॉस्फेयर, अब हो गया 0.9 atm सोडियम क्लोराइड ऐड करने पे, सो इट इज lowering of vapor pressure। इसको हम lowering of vapor pressure बोलते हैं। इसी के ऊपर, इसी वेपर प्रेशर की कंसेप्ट के ऊपर ही फिर आगे हम और दूसरी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे इसमें आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है रोल्स लॉ। कौन सा लॉ है ये? रोल्स लॉ। रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हैं और कॉपी बना सकते हैं अपनी। रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो रोल्स लॉ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए क्या है? वोलेटाइल कंपोनेंट मींस आपको पता है सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल कंपोनेंट का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं। बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर। दोनों ही वोलेटाइल फॉर्म में है, दोनों ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको सोचना है इसके बारे में कि रोल्स लॉ क्या होगा इसके लिए। तो रोल्स लॉ क्या बताता है इसमें कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आप बात को ध्यान से सुनिए और फिर उसको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से ही आपकी लर्निंग लंबे टाइम तक रहेगी। तो आप ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिलेट करने की कोशिश करना कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। एनी कंपोनेंट मींस आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component. It means vapor pressure of the solute is directly proportional to mole fraction of solute and vapor pressure of the solvent is directly proportional to mole fraction of solvent, अगर दोनों volatile form में है। तो आप देखिए P1 हमने यहां पे ले लिया। P1 मान लीजिए vapor pressure है solvent का, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और P2 मान लीजिए मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। I2 या X2 आप लिख सकते हैं। तो P1 इज इक्वल टू हो गया P1 नॉट X1 या Chi1। P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और P1 नॉट क्या है? ये देखो जीरो सा लगा हुआ ऊपर, इसको P1 नॉट बोलते हैं हम। P1 नॉट क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। P2 इज इक्वल टू क्या हो गया? P2 नॉट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो P2 नॉट आ जाएगा। P2 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट। ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? बहुत सिंपल सी होगी कि वेपर प्रेशर ऑफ द एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये रोल्स लॉ हो गया। इसको हम रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो अगर सिंपली सिर्फ रोल्स लॉ आपसे पूछा जाए तो यही रोल्स लॉ आप बताएंगे, कोई और दूसरा वाला जो रोल्स लॉ वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दूसरा भी रोल्स लॉ होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो P1 और P2 क्या है वो मैंने बताया आपको। P1 नोट और P2 नोट वो भी मैंने बताया। और Chi1 और Chi2 या X1 और X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। तो वो एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपको पता है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हमें क्या बताता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अगर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा है कि अगर आप टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? देखो PT इज इक्वल टू क्या हो गया? P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर हो गया। P1 की जगह हमने लिख दिया P1 नॉट X1 और वो हो गया P2 नॉट X2। तो P टोटल हो गया हमारे पास ये।
अब यहीं से आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको क्रैम नहीं करना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये। आप देखिए यहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ हमने? मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है इसके अंदर। तो मोल फ्रैक्शन, ये देखिए मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्वेंट का। x1 या chi1 इज इक्वल टू 1 है इस पॉइंट के ऊपर, इस पूरी पॉइंट के ऊपर, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे कह लीजिए आप। यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 है, तो सोल्यूट का अंडरस्टूड कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब अलोंग दिस एक्सिस आप देख रहे हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और सोल्यूट का क्या हो रहा है? इंक्रीज। देखो यहां पे इस पॉइंट पे देखिए सॉल्वेंट का कितना हो गया? x1 0 हो गया, यहां 1 था मैक्सिमम, यहां 0 हो गया। यहां पे x2 0 है और यहां पे क्या है? 1 है। तो इट मींस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज हो रहा है और सॉल्वेंट का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब आप फॉर्मूले पे चलिए। अब इस x1 की या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये अंडरस्टूड है कि आपके पास, ये यहां पे ऊपर बता रहा हूं मैं, देखिए आप यहां से समझिए इसको, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x1 की कितनी हो सकती है? 1 और मिनिमम 0। तो P1 की जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? P1 नॉट हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। समझ रहे हैं ना आप? और P2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? P2 नॉट के इक्वल हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, क्योंकि x2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। समझ रहे हो आप? तो यहां पे देखिए P1 आपके पास हो गया, यहां पे x1 1 है, तो P1 की मैक्सिमम वैल्यू मान ली हमने P1 नॉट। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। और यहां पे x2 कितना है आपके पास? 1 है, तो P2 की मैक्सिमम वैल्यू P2 नॉट। और ये P1 नॉट और P2 नॉट क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द प्योर स्टेट। और ये दोनों क्योंकि अलग अलग लिक्विड्स के लिए हैं, तो ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगी, मींस एक दूसरे के सामने नहीं होंगे पॉइंट्स, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर किसी भी दो सॉल्वेंट का या किसी भी दो लिक्विड्स का एक जैसा नहीं होता, थोड़ा कम ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ऊपर नीचे आपने पॉइंट्स को लेना है, P2 नोट और P1 नोट को। अब देखिए आप ग्राफ कैसे बना आपका? x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है मैक्सिमम और यहाँ पे क्या है? 0 है। तो ये बढ़ेगा जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। देखो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो आपके पास यहाँ P2 नोट मैक्सिमम है, यहाँ P1 नोट मैक्सिमम है, तो ये देखो कम हो रहा है। x1 की वैल्यू कम हो रही है, तो ये कम होता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई है, क्योंकि x1 की वैल्यू 0 हो गई है। तो ये लाइन आ गई आपके पास। ये किसके लिए आई? सॉल्वेंट के लिए। देखो लिखा हुआ है सॉल्वेंट। और ये किसके लिए आ गई? x2 यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है वैल्यू। P2 नॉट की वैल्यू 0 है और ये इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट पे कितना आ गया? मैक्सिमम आ गया ये, तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ रहे हैं आप? और यही ग्राफ किसके केस में लगेगा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में लगेगा। तो ये देखिए यहां से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने डॉटेड लाइन से मैच कर दिया। तो डॉटेड लाइन से आप मैच करेंगे तो ये सॉल्यूशन का हो गया। तो ये लाइन किसके लिए थी बच्चों? ये वाली, ये सॉल्यूट के लिए। ये किसके लिए होगी? सॉल्वेंट के लिए। और ये किसके लिए होगी? सॉल्यूशन के लिए। तो बहुत आसानी से इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा रोल्स लॉ हम कर रहे हैं, रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। इसको भी रोल्स लॉ बोल देते हैं या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं हम। तो रोल्स लॉ सेकंड है ये। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हो तो इस रोल्स लॉ को आप नहीं बताएंगे, जब स्पेसिफाई किया हो, आपसे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा हो, तभी आप ये बताएंगे। तो ये रोल्स लॉ क्या है? रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आप देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप डालते हैं, तो पहले हमने वेपर प्रेशर की कंसेप्ट मैंने आपको बताई। तो वेपर प्रेशर की कंसेप्ट में हमने किया कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस। वो कंसेप्ट आई होप कि आपको ध्यान होगी, अभी अभी हमने की।
अब क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला। अब होता क्या है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एक बात आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ सॉल्वेंट ही इसमें वेपोराइज हो रहा है, सॉल्यूट वेपोराइज नहीं हो रहा। तो आप ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिर्फ कौन सा कंपोनेंट वेपोराइज हो रहा है, सॉल्वेंट वेपोराइज हो रहा है। तो जितना सॉल्वेंट वेपोराइज होगा उसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बनेगा। सॉल्यूट तो वेपोराइज हो ही नहीं रहा। तो स्टेटमेंट आपने देखी इसकी, स्टेटमेंट क्या बोल रही है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज ओनली द सॉल्वेंट कंपोनेंट गेट वेपोराइज्ड। क्योंकि सिर्फ कौन सा कंपोनेंट वेपोराइज हो रहा है बच्चों, सॉल्वेंट कंपोनेंट वेपोराइज हो रहा है, सॉल्यूट कंपोनेंट वेपोराइज नहीं हो रहा। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो देखिए पीएस हमने ले लिया यहाँ पे, क्या आप देख पा रहे होंगे पीएस क्या है यहाँ पे, पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और x1 या chi1 हमने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ये बात समझनी है आपको। तो PS हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो P1 नोट x1 आ गया। P1 नोट को P नोट भी ले लेते हैं, बहुत सारी बुक्स में P नोट लिखा होता है। आप P नोट लीजिए या P1 नोट लीजिए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, आप P1 नोट भी ले सकते हैं, P नोट भी ले सकते हैं। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन कौन सी स्टेट में, इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में, ठीक है। अब देखिए आप PS किसके इक्वल हो गया आपके पास, P नोट x1, और x1 किसके इक्वल है या chi1 किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो PS किसके इक्वल हो गया, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नोट इंटू 1 माइनस x2, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P नोट माइनस P नोट x2। अब आपने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया आपने, इस P नोट x2 को दूसरी साइड में लेके गए और PS को दूसरी साइड में लेके आया। तो क्या हो जाएगा, P नोट माइनस PS को इधर लेके आया तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो P नोट माइनस P नोट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नोट मल्टीप्लाइड बाय x2। और ये आपको पता है वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, और ये आपके पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो गया, ये पहले था सॉल्वेंट का, फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इतना आ गया, और वो कम हो जाएगा आपको पता है। तो ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, जिसको लिखा हुआ है डेल्टा P। क्या हो गया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना डिक्रीज हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पे, तो वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो डेल्टा P को लिखा हुआ है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपने क्या किया, रीअरेंज कर दिया, P नोट को इधर लेके आ गए आप। तो P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 या chi2। अब P नोट माइनस PS क्या था हमारे पास, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P नोट। अब ये जो आपके पास डेल्टा P है, ये तो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P नोट से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये पूरी जो कंसेप्ट है, ये वाली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट P नोट, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय P नोट, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो लिखा हुआ इधर P नोट माइनस PS और P नोट इज इक्वल टू रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल है बच्चों, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसी रोल्स लॉ को दूसरी तरह से भी आप बोल सकते हैं। पहला
पहला मेथड क्या किया था हमने, पहले तरह से स्टेटमेंट क्या की थी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपोराइज हो रहा है। अब दूसरे तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से यहां से करेंगे आप बिना क्रैम किए हुए कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। रिलेटिव फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. For solution containing non-volatile solute, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. तो आई होप कि ये वाली कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेता हूँ विच आर बेस्ड ऑन दी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो कंसेप्ट्स हमने पढ़ी हैं अभी तक के वीडियोस में। इससे पहले मैं 2 वीडियोस पहले डाल चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर के, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं तो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे, 4th और 5th भी आ जाएंगे अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे हैं ध्यान से तो, या देखेंगे तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं। Define the term solution and how many types of solutions are formed. Write briefly about each type with example. तो solution की definition हम कर चुके हैं, homogeneous mixture of solute and solvent. How many types of solutions? आपको पता है 3 types of solid solution, 3 types of liquid solution, 3 type of gaseous solution. With example मैंने पूरा फर्स्ट वीडियो में बताया था। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इसको रीड करिए ध्यान से। Suppose a solid solution is formed between 2 substances, one whose particles are very large and other whose particles are very small. What kind of solid solution is likely to be? अब देखो इसने क्या बताया है कि एक solid solution है, बन रहा है, एक जिसके particles बड़े हैं और उसमें 2 substances है, one whose particles are large and another whose particles are very small. What kind of solid solution it is to be formed? तो solid solution ये कैसा बनेगा? अब देखो मैंने आपको 2 तरह के solid solutions बताए थे, एक substitutional solid solution और एक interstitial solid solution, जो हमने सेकंड वीडियो किया था उसमें, सेकंड या थर्ड वीडियो था उसमें, आप देख लेंगे पीछे जो वीडियो दिए मैं उनको। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आपके पास क्या था? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में था व्हेन साइज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल, साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल, देन सॉल्यूट पार्टिकल कैन डिस्प्लेस द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मैंने इस तरह से डायग्राम से बताया था, आप देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा 2.2 है, क्वेश्चन 2.2 है। तो ये मान लीजिए पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, और ये हमने पार्टिकल ले लिया किसका? सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट का पार्टिकल है और ये किसका माना हमने? सॉल्वेंट का। अब बिकॉज द साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाएगा। सोल्यूट एंड सोल्वेंट पार्टिकल कैन डिस्प्लेस ईच अदर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, दिखने लग गया होगा आपको। अब ये देखो क्या होता है इसमें, ये डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या है? साइज इक्वल नहीं है। सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज छोटा है और सोल्वेंट का बड़ा है। एक सॉलिड के पार्टिकल्स का बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आपको पता है बीच में खाली जगह रह जाती है, तो जो बीच में खाली जगह रह जाएंगी उसमें स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने किया था ऐसे कि ये सॉल्यूट पार्टिकल है मान लीजिए, और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, तो क्या होगा? यहां पे स्मॉल जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं इनके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन एंटर, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन एंटर। ये जो बीच में खाली जगह रह जाती हैं इनमें सॉल्यूट पार्टिकल, जो छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर ऐसे थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करूं ताकि आप आसानी से देख पाएं, देखिए बीच में खाली जगह रह गई है, ये वॉइड है, तो वॉइड में छोटा पार्टिकल एंटर कर सकता है अब आसानी से।
तो सोल्यूट का पार्टिकल एंटर कर गया एंड नाउ वी गेट इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 का आंसर क्या हुआ कि वी गेट द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन विच आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टील का एग्जाम्पल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज। आई होप अगर आप पीछे वाले वीडियोस देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के तो ये चारों क्वेश्चन आपके बिल्कुल, चारों पार्ट्स इस क्वेश्चन के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। 2.4 न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, देखिए आप। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन की कंसेप्ट हैं वो करवाते हुए। Concentrated nitric acid used in the laboratory work is 68% nitric acid by mass। तो इसने क्या कहा है, देखो 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास का है। तो 68% बाय मास का मीनिंग क्या हो गया बच्चों कि 68 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ये हुआ इसका मीनिंग। तो हमने पहली चीज लिख ली इसकी, व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.50 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी अगर इसकी डेंसिटी क्या गिवन है 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अब इसकी डेंसिटी और लिख लेते हैं, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है बच्चों 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो जिन बच्चों ने पीछे वाले वीडियोस देखे हैं उनको वैसे भी बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन, और जिन्होंने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाई की उनको वैसे इजी लगेगा क्योंकि 11th में भी ऐसे क्वेश्चन थे। तो आप देखिए 1.504 ग्राम्स पर मिलीलीटर डेंसिटी है और आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है मोलैरिटी। यू हैव टू गिव द आंसर अबाउट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 into 1000 डिवाइडेड बाय V M2 into V। W2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, 1000 हो गया आपके पास मिलीलीटर, M2 हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब HNO3 है आपके पास नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं आप M2, तो 1 + 14 + 48 तो कितना आ गया बच्चों ये 63 ग्राम्स पर मोल हो गया। कितना हो गया ये 63 ग्राम्स पर मोल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, 63 ग्राम्स पर मोल आपके पास आंसर आ गया। 1 हो गया हाइड्रोजन का, 14 नाइट्रोजन, 48 टोटल ऑक्सीजन का हो गया। तो M2 आ गया हमारे पास। अब W2 क्या है इसमें, W2 है इसमें देखो 68 ग्राम, 68 ग्राम इन 100 ग्राम। हमने एक परसेंटेज की कंसेप्ट की थी तभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे सोल्यूट हो गया 68 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम, तो ये आपके पास 68 ग्राम। अब आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, मास ओवर डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास मास ओवर डेंसिटी। तो मास कितना है बच्चों 100 ग्राम है और डेंसिटी कितनी है 1.504, तो ये आपके पास वॉल्यूम हो गया मिलीलीटर में। अब आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं वैल्यू, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब बताइए W2 आपके पास कितना है 68, मास ऑफ द सॉल्यूट 68 ग्राम। आप सिंबल कोई और भी यूज कर सकते हैं, बिना सिंबल यूज किए भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही यूज होगी। फॉर्मूला जरूर आप लिखें पहले, 68 into 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 63 आपके पास है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास ये क्या है वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 1.504, 1.504 ऊपर चला गया, तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे क्रॉस करके इसको कैलकुलेशन करके आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से मोलैरिटी आ जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये मोलैरिटी का क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। बाकी के और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 4th जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बाद में सोल्व कराऊंगा आपको। थैंक यू।